नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। तो इसी कड़ी में हम आज आप लोग के लिए जो एडुटेरिया के द्वारा अभी करेंट में बीपीएससी का सेट करवाया जा रहा है, जिसका नाम है समर्पण सीरीज, उसी का टेस्ट नौमा लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच। उसका टेस्ट नौमा लेके आ रहे हैं, नौमा टेस्ट जो इसी संडे को हुआ था। चलिए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को पता होगा एडुटेरिया टेस्ट सीरीज के मामले में बहुत अच्छा मायने रखता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और अगर आप लोगों के पास पीडीएफ नहीं है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन करवाया जाएगा तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ समितियाँ दी हुई हैं और उसका विषय दिया हुआ है। तो पूछा है भंडारी समिति जो है वो किस विषय पे आधारित था। समितियां हैं और विषय है, ये मिलान करने वाला है। तो आप लोगों को पता होगा कि भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना के लिए भंडारी समिति बनी थी। भंडारी समिति जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना के लिए बनी थी। और स्वामीनाथन समिति जो है वो जनसंख्या नीति के लिए बनी थी। रंगराजन समिति जो है वो भुगतान संतुलन के लिए बनी थी। और राजा चलैया समिति जो है वो कर सुधार के लिए बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा और बी का तीसरा। आप मिलाते रहिए, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा। इसका राइट आंसर होगा डी। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पूरा पूरा जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम, जो 2020 में प्रस्तावित हुआ था। पूरा PURA। पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। चलिए तो हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी। कौन सा अर्थशास्त्री था जो भारत में पहले ही वैज्ञानिक दृष्टि से आय की गणना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा VKRV राव। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका राइट आंसर होगा BKRV राव। चलिए हम लोग आते हैं हम चौथे नंबर पर। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है। पहला है राष्ट्रीय आय, या सकल घरेलू उत्पाद, या प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, या पूंजी निर्माण की दर, या जीवन स्तर में सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 3। आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। इसका राइट आंसर ए। चलिए अब पांचवा नंबर पे आते हैं। मुद्रा संकुचन क्या होता है। मुद्रा का संकुचन क्या होता है। तो मुद्रा का संकुचन जो है वो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है।
इसका राइट आंसर ए होगा। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मांग उपेक्षा जो है, वो आपूर्ति की उपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है, मतलब आपूर्ति जो है वो ज़्यादा रहेगा और मांग कम रहेगा, कम रहेगा, मांग जो है कम रहेगा, तो मुद्रा का वो संकुचन हो गया। चलिए अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? ए है राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा, दूसरा है राजकोषीय घाटा या चालू खाता घाटा, या राजस्व घाटा या प्राथमिक घाटा, या चालू खाता घाटा या पूंजी खाता घाटा। तो इसका जुड़वा घाटा जो है वो इसका राइट आंसर होगा ए। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहते हैं। चलिए अब 7वें नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फल स्वरूप मुद्रा जो है अधिमूलन होता है, मुद्रा का अधिमूलन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसका राइट आंसर संकुचनकारी होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन। फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व संबंध जो है वो दर्शाता है कौन से? गरीबी और बेरोजगारी, या मुद्रास्फीति या गरीबी, तीसरा है मुद्रास्फीति या बेरोजगारी, या प्रति व्यक्ति आय या मुद्रास्फीति। फिलिप्स वर्क जो है वो क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और गरीबी। इसका राइट आंसर होगा सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप्स वर्क जो है वो दर्शाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। चलिए हम लोग आते हैं अगले। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आंसर नोट डाउन करते जाइए। चलिए हम लोग आते हैं अब 9वें नंबर क्वेश्चन पे। पूंजी घाटा के घटक में शामिल होते हैं। पूंजी खाते में कौन से घटक जो है वो शामिल होते हैं? प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, या विदेशी निवेश, ऋण, या विदेशी सहायता। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 सभी। पूंजी खाते में जो है कौन से घटक शामिल होते हैं? तो प्रत्यक्ष निवेश भी शामिल होते हैं, पोर्टफोलियो निवेश भी शामिल होते हैं, और विदेशी सहायता भी शामिल होता है, विदेशी ऋण भी शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। चलिए हम लोग आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। पंचवर्षीय योजना शब्द जो है वो किस देश से लिया गया था? पंचवर्षीय योजना जो शब्द जो है वो किस देश से लिया गया था? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका, या सोवियत संघ, या चीन, या ब्रिटेन। तो आप लोग को पता होगा पंचवर्षीय योजना जो है वो सोवियत संघ से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी देश पूर्व सोवियत संघ से ली गई थी। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो क्या होता है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस क्या होता है? ऑप्शन है, पहला है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, भारतीय द्वारा अर्जित आय, या मूल्य ह्रास, या सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्य ह्रास।
अब इसमें पूछा जा रहा है बाजार बाजार कीमत पर जो है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है। तो बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद माइनस जितना मूल्य ह्रास हुआ है, मूल्य ह्रास जो हुआ है वो अब प्लस विदेशों से प्राप्त निव्वल आय होता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कुछ लेखक दिए हुए हैं और उसके सामने वो पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो हैं उस कौन से बुक लिखे थे, तो इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद जो है वो इंडियन डिवाइड लिखे थे। रमेश चंद्र दत्त जो है वो लिखे थे इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रमेश दत्त जो लिए थे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे थे। और वेडन पावेल जो लिखे थे वो द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसको मिलान करते हैं। ए का तीन दो ऑप्शन है, बी का दो, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध पूछ रहा है। पहला, इस अर्थव्यवस्था में केवल सरकार उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था में बाजार जो है उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करवाता है जिसका अच्छा उत्पादन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ करवाने में विफल रहता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करवाता है जिसका अच्छा उत्पादन होता है। दूसरा है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ करवाती है जिनका बाजार जो है वो सुलभ करवाने में विफल रहता है। चलिए हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शुरू किया गया भू सुधार पद्धति के उद्देश्यों में शामिल था। जो भारत में भू सुधार पद्धति जो है वो स्टार्ट किया था उसके उद्देश्यों में क्या शामिल था। बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषक को भूमि का स्वामी बनाना, या बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, या पूर्ण रूप से बड़े भूस्वामियों को भूमि के मालिकाना हक से बेदखल करना। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा। भारत में शुरू किया भू सुधार पद्धति में क्या हुआ था, बिचौलियों के उन्मूलन और वास्तविक कृषकों को भूमि का स्वामी बनाना, मतलब जो वास्तविक किसान थे उन्हीं को स्वामी बनाना। बड़े भूस्वामियों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, मतलब जितने जितने बड़े भूस्वामी थे उनके लिए एक मिनिमम कृषि का भूमि होना चाहिए, निर्धारण करना था। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पे विचार करें। हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। दूसरा है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। तीसरा है, हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, केवल 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, आंसर नंबर 3 डी। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है। आयात और प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या है। तो
आयात और प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य जो है वो होता है आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आयात और प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो आयात के बदले घरेलू उत्पादन के द्वारा घरेलू बाजारों में वस्तुओं की पूर्ति करना। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड के संबंध में पूछा जा रहा है। नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड, चलिए इसकी स्थापना जो है वर्ष 1982 में हुई थी। चलिए ठीक है। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। यह सामाजिक बैंकिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी इसके सत्य। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है और यह सामाजिक बैंकिंग का भी उदाहरण है। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ग्रामीण बैंक की जो संस्था हुआ था, संरचना जो हुई थी, उसमें कौन सम्मिलित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरबीआई सहकारी या व्यावसायिक बैंक या भूमि विकास बैंक? तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी। मतलब जो ग्रामीण बैंक की संरचना वो तैयार जब हुई तो उसमें सभी शामिल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है, सहकारी बैंक भी शामिल है, व्यावसायिक बैंक भी शामिल है और भूमि विकास बैंक भी शामिल है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार करना है। जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उनके बीच के बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है भारत के कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। जब लोग नौकरियों में संक्रमण कर रहे होते हैं तो उनके बीच के बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जब भारत के कृषि में फैली जो बेरोजगारी है उसको अर्थशास्त्री संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय शब्द का अर्थ होता है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों और शुद्ध सब्सिडी घटा के। तो राष्ट्रीय आय शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों और शुद्ध सब्सिडी घटा के। इसका राइट आंसर होगा सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप जो होता है वो प्रति व्यक्ति उत्पाद होता है। एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है उसके अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि निकाली जाती है। सबसे माप होता है, उचित माप होता है।
चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्न वितरण, खाद्यान्न की खरीद, खाद्यान्न के बफर स्टॉक का रख रखाव, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। तो हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। निम्न में से कौन से भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है तो फिर पहला है जैसे खाद्य वितरण, उसका उद्देश्य है। बफर स्टॉक, उसका भी उद्देश्य है। लेकिन खाद्यान्न का निर्यात जो है खाद्य प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य प्रबंधन में जो है वो खाद्यान्नों की खरीद और उसकी वितरण, खाद्यान्नों की खरीद और उसकी वितरण, और बफर स्टॉक और मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल होता है। लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात जो है वो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। खाद्यान्नों का निर्यात जो है वो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर था ए बी सी तीनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। लेकिन खाद्य का वो निर्यात जो है वो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि जो है उसको क्या कहते हैं? जागीरदारी, रैयत वाली, या महालवाड़ी, या जमींदारी। तो इसका राइट आंसर होगा जैसे बड़े सामंत जो होते हैं उसको जो भूमि आवंटित होती है उसको हम लोग बोलते हैं रैयत, ये जागीरदारी व्यवस्था। जैसे बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि होती है उसको हम लोग जागीरदारी व्यवस्था कहते हैं। और दूसरा है राजस्व पट्टेदारों या तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो होती है उसको हम लोग जमींदारी प्रथा कहते हैं। बी का होगा चौथा और ए का होगा पहला। प्रत्येक किसान को भूमि दी गई है जिसमें उसे उपपट्टे पर देने, बंधक कर रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या बेचने का अधिकार था। तो उसको हम लोग कहते थे रैयत वाड़ी। और ग्रामीण स्तर पर एकत्रित भू राजस्व को हम लोग महालवाड़ी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 का आइए फिर से एक बार मिलान कर लेते हैं हम लोग। ए का चौथा होता है, बी का ए का जागीरदारी, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। इसका 23 का राइट आंसर होगा बी। चलिए अब हम लोग 24 पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि हुई? कौन से पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि में निगेटिव वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना
में कृषि में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। वर्ष वर्ष जो था वो 1961 से लेकर 65 तक जो है वो कृषि उत्पादन की वृद्धि दर जो है वो माइनस 0.1% दर्ज की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में नकारात्मक वृद्धि हुई? तो वो तीसरी थी। वो कितनी थी? -0.1%। चलिए अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। जो ब्याज दर आरबीआई अपने लंबी अवधि के ऋणों पर वसूलता है उसे रेपो दर कहते हैं। दूसरा रेपो दर। और वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे भारत में बैंक दर कहते हैं। यहाँ पर रेपो रेट और बैंक रेट दो को पूछा जा रहा है, रेपो रेट और बैंक रेट। तो बैंक रेट जो होता है वह ब्याज दर, बैंक रेपो रेट जो होता है, पहले हम लोग जान लेते हैं बैंक रेट। बैंक रेट जो होता है वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घ अवधि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है उसको बैंक दर कहते हैं। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराती है। लघु अवधि ऋण उपलब्ध नहीं करवाती है, वो लघु के लिए नहीं करवाती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए करवाती है। लॉन्ग टर्म जैसे बैंक रेट में जो है वो वो आरबीआई जो है वो लघु के लिए नहीं करवाती है, कम अवधि के लिए नहीं करवाती है, लॉन्ग टर्म के लिए करवाती है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है वह ब्याज दर आरबीआई। अब दूसरा जान लेते हैं रेपो दर। रेपो दर जो है वो जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों के लिए लघु अवधि के लिए, जैसे रेपो दर जो है वो लंबी अवधि के लिए नहीं होता है, कम लघु अवधि के लिए होता है, मतलब कम अवधि के लिए होता है। कम अवधि के लिए होता है तो रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो बैंक रेट। तो दोनों, इसका ऑप्शन गलत है। असत्य कथन को चयन करें। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों असत्य कथन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1985 को की गई थी। तब इनकी संख्या 5 थी। रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1985 को नहीं की गई थी, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसमें पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो पहला असत्य कथन है। दूसरा है आरआरबी जो है वो आरआरबी के लिए भारत सरकार जो है वो संबंधित राज्य सरकार और उससे प्रायोजित करने वाले बैंक क्रमशः 50%, 15% और 35% की पूंजी साझा करते हो। तो आरआरबी के लिए भारत सरकार जो है वो संबंधित राज्य सरकार और उसे प्रायोजित करने वाले बैंक, भारत सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और उसको जो प्रायोजित करता है बैंक जो है वो 35%। ये कथन सही है। केलकल समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1997 में नए ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद की गई थी। तो ये 1997 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1987। केलकल समिति की सिफारिश के आधार पर 1987 में
नए ग्रामीण बैंक की स्थापना बंद की गई थी। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न कथनों पर विचार करें। बैंक दर जो है में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार प्रचलन का संबंध आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से है। असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें इसका आंसर होगा डी, ना तो 1 ना 2। इसका मतलब दोनों, इसका ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है? नैतिक सलाह, सारण का राशनिंग, सीमा अनिवार्यता या खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। निम्न में से कौन सी विधि साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के अंतर्गत नहीं आती है? तो खुले बाजार की क्रिया। राइट आंसर डी। प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रभावी राजस्व घाटा एक नई अवधारणा है जिसे संघीय बजट 2011-12 में पहली बार इस्तेमाल किया गया। दूसरा ऑप्शन है, इस घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल हैं जो राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देता है, जिसे विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा, दूसरा है बजटीय घाटा, तीसरा है राजस्व घाटा, चौथा है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा जो होता है वो सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को जोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा जो है वो ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता होता है। तो राजकोषीय ये पहला का आर। बजटीय घाटा जो होता है वो कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। पहला का आर, दूसरा का पी, तीसरा का क्यू, चौथा का एस। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला का आर, दूसरा का पी, तीसरा का क्यू और चौथा का एस। पहला का आर, दूसरा का पी, तीसरा का क्यू, चौथा का एस। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए है। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स निम्न में से किस संगठन को जुड़वा कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। तो पहला और दूसरा दोनों, ए और बी दोनों। ब्रेस्ट ब्रेटन वुड निम्न में से किस संगठन को जुड़वा कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। ए और बी दोनों।
ब्रेटन वुड्स निम्न में से किस संगठन को जुड़वा कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। आरबीआई केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। और आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वह भारत सरकार के ऋण दान कार्यक्रम को संचालित करता है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें चारों इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय या लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। चौथा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। निम्न कोटों के आधार पर सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 इसका सत्य है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए इस क्वेश्चन का। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 34 नंबर। यहाँ संस्था दिया हुआ है, उसका वर्ष दिया हुआ है। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना जो है वो आईसीआईसीआई की स्थापना जो है वो 1955 में हुआ था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना जो है वो 1964 में हुआ था। और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना आईएफसीआई की स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सेडीबी की स्थापना जो है 1990 हुई थी। और आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बढ़ती मुद्रास्फीति जो है वो अपेक्षाकृत जो है वो कम आपूर्ति और उपभोक्ताओं के मध्य निम्न क्रय शक्ति का संकेत देती है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति जो है से उधार देने वाले को फायदा जबकि उधार लेने वाले को नुकसान होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो ना तो इसका एक कथन सत्य है ना बी। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मुद्रास्फीति जो है वो इसका ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना संचालित की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो मुख्य 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो रोजगार सृजन पर था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी 3 कथन सत्य है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। जन्म दर से
अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है। दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता पर दर कहलाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक। इसका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत। दूसरा ऑप्शन होगा 5 वर्ष और उससे अधिक नहीं, ये होगा 7 वर्ष। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या का अनुपात जो है वो साक्षरता दर कहलाता है, 7 वर्ष या उससे अधिक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, केवल 1 और 2। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आयकर के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। आयकर के संबंध, यह एक प्रगतिशील कर है, यह एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यह राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। 40 पे आते हैं। जीडीपी डिफेल्टर। जीडीपी डिफेल्टर किसी देश के स्थिर मूल्यों और चालू मूल्यों के जीडीपी का एक औसत है। जीडीपी डिफेल्टर जो है वो का उपयोग मुद्रास्फीति की माप हेतु भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर केवल बी। जीडीपी जो है डिफेल्टर का उपयोग जो है वो मुद्रास्फीति की माप हेतु किया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु या वस्तुओं के छोटे समूह में निरंतरता के साथ स्थिर कालावधि में प्रारंभिक धारणा के विपरीत मूल्य में वृद्धि होती जाती है कहलाती है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा तिरछी मुद्रास्फीति। तिरछी मुद्रास्फीति 41 नंबर का आंसर होगा आंसर नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्न में से किससे चालू खाता बनते हैं? व्यापार संतुलन, विदेशी परिसंपत्तियां, अदृश्य मदों का संतुलन, विशेष आहरण अधिकार। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर व्यापार संतुलन या विदेशी परिसंपत्तियां या अदृश्य मदों का संतुलन या विशेष आहार। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, केवल 1 और 3। 1 और 3। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। डब्ल्यूटीओ कृषि समझौते के तहत सब्सिडी बॉक्स के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी को अत्यधिक व्यापार विकसित करने वाला माना जाता है। वे कमी की प्रतिबद्धताओं के अधीन है। या ब्लू बॉक्स सब्सिडी उत्पादन समिति कार्यक्रमों से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें कमी की प्रतिबद्धता के छूट प्राप्त है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा डी, केवल 2 और 3। आप लोग आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 44। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC की बैंकों से मुख्य भिन्नता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा NBFC अपने यहाँ पैसे जमा करने वाले को खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देती है। NBFC जो है वो अपने यहाँ पैसा जमा करने वाले को खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं देती है। अब हम लोग आगे अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्न में से किसके समान होती है? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर होगा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए हम लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर बी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि की दिशा का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय समुच्चय के प्रयोग का सूत्रपात किया? तो इसका राइट आंसर होगा साइमन कुछनेट्स। राइट आंसर 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अब आते हैं हम लोग 47 पे। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गम व्यवस्था आधारित है न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था दर, या आनुपातिक कोष व्यवस्था दर, या स्थिर विनिमय दर प्रणाली दर, पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली दर। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन व्यवस्था आधारित है न्यूनतम सुरक्षित निधि व्यवस्था दर। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 48। निम्न कथनों पर विचार करें। अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है वो गुरनार मेडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। गुरनार मेडल द्वारा एशियन ड्रामा में किया गया। अनवरत योजनाओं को भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा DT लकड़वाला को जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लॉरेंस वक्र जितनी ही पूर्ण समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा ऑप्शन, आय की विषमता को कुछनेट्स विषमता वक्र से मापा जा सकता है। तो 49 नंबर का आंसर होगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आय की विषमता की माप से संबंधित है, जबकि आय की विषमता को प्रतिव्यक्तिक आय या कुछनेट्स विषमता वर्ग से नहीं मापा जाता है। चलिए हम लाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009। इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 2009। आपको तो पता होगा नरेगा की शुरुआत जो है वो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बांदावली गांव से हुआ।
इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना किया गया था। चलिए हम लोग आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 51। निम्न कथनों पर विचार करें। आयात प्रतिस्थापन का संबंध अंतर्मुखी व्यापार नीति से है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति की। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। चलिए हम लोग आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 52। जीडीपी की परिभाषा में कौन से घटक शामिल हैं? नियत समय अवधि, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तु तथा सेवा का उत्पादन, धन प्रेषण या विदेशियों द्वारा देश की सीमा क्षेत्र में किया गया उत्पादन। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, केवल 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा आंसर नंबर सी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से लेके 1969 तक। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1966 से 1969। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है? कौन सी मद को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध निर्यात व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होता है? अप्रत्यक्ष कर जोड़ना होता है, सब्सिडी घटानी होती है, अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी घटाना होता है, अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी जोड़ना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर जो होता है सब्सिडी घटाना होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय का आशय निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीवी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। महालनोबिस। असत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा डी, न तो 1 न तो 2 दोनों सही असत्य है। चलिए हम लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। छप्पन नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। अब आते हैं अगले नंबर 57 नंबर क्वेश्चन पे। एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। एक अवधारणा के रूप में पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संबंध में की जाती है जो सक्षम बनाती है। किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को,
कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, या देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने दो। इसका राइट आंसर होगा 57 का राइट आंसर होगा केवल 4। नीचे दिए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें, केवल 4। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा केवल 4। अब आते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक जो कारक होते हैं वो भौतिक पूंजी, श्रम, भूमि या उद्यम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 58 का 1, 2, 3 और 4 चारों। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 और 4। मतलब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक जो होते हैं वो भौतिक पूंजी होते हैं, श्रम होते हैं, भूमि होते हैं और उद्यम होते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व, या अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव, या सरकार द्वारा नियोजन की भूमिका, या सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव। अब लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 60। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक बुक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा J.M. किंग्स। अब अगला नंबर क्वेश्चन 60 का आंसर होगा सी। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू किया गया उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सा 1991 में भारत में शुरू की गई उदारीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा आयात प्रतिस्थापन नीतियों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर होगा बी। अब चलते हैं आगे। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधारों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, या आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 1991 में LPG सुधारों को अपनाने के प्रमुख कारण निम्न में से कौन से थे? 1991 में LPG सुधारों को अपनाने के लिए प्रमुख कारण कौन से थे? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी थे। भुगतान संतुलन संकट भी थे, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट भी था, उच्च मुद्रास्फीति भी था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का दबाव भी था। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित LPG घटकों को
उनकी विशेषताओं से मिलान करें। उदारीकरण जो है वो उदारीकरण, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ। निजीकरण जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश हुआ। भूमंडलीयकरण में विदेशी फार्मों का प्रवेश हुआ। तो इसका आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 1। अब आते हैं 65। अभिकथन और कारण। उदारीकरण की नीति ने अभिकथन और कारण। उदारीकरण की नीति ने कई उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटा दिया। निजी उदारीकरण, इसका उद्देश्य जो है वो नौकरशाही, विलंबताओं को कम करना और दक्षता को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अब बनाते हैं 66 पे। 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण को किस समिति की सिफारिशों ने प्रभावित किया? तो कौन सी समिति थी? तो नरसिम्हम समिति जो है वो 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण की समिति को सिफारिशों ने प्रभावित किया। तो नरसिम्हम समिति। निम्न में से कौन सी संस्था भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जानी जाती है? कौन सी संस्था है? तो इसका आंसर होगा IMF जो है वो भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे देशों के लिए अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में IMF जानी जाती है। IMF की स्थापना जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। इसे अक्सर राष्ट्रों के लिए अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। किसे? IMF को। चलिए अब हम लगाते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 68। विश्व बैंक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह मुख्य रूप से वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ शामिल है। इसका प्राथमिक ध्यान बुनियादी ढांचों और दीर्घकालिक विकास पर है। 68 का आंसर होगा केवल बी, केवल 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। WTO ने ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौते गैट का स्थान लिया और गैट के पास व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए संस्था ढांचा और कानूनी अधिकार नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से कौन से समझौते जो है विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत हैं? कृषि समझौता या बौद्धिक संपदा या सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते या जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए, केवल 1, 2 और 3।
विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत जो है वो कृषि समझौता, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू ट्रिप्स शामिल है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 बजट से। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का रैंक प्रतिशत हिस्से के अनुसार कितना है? भारत का रैंक जो है वो 7वां है। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का रैंक जो है वो 7वां है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। पूंजीगत व्यय कैपेक्स में वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 24 तक सुधार हुआ। भारत जो है वो दूर संचार, कंप्यूटर, आईटी सेवाओं का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना। हाल के वर्षों में दिवालियापन प्रस्तावों की संख्या 1000 मामलों से अधिक हो गई। तो इसका आंसर होगा केवल 2। इसका आंसर होगा केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 2024 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 में भारत का वित्तीय विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स पहुंच गया है अमेरिकी डॉलर बिलियन में कितना हो गया है? 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर बिलियन हो गया। तो अब आते हैं अगले नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट है? तो 5.6%। भारत आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जो है वो कितना परसेंट है जीडीपी का? तो 5.6% है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है वो 6.3 से 6.8 के बीच रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई। तो इसका राइट आंसर है 75 का 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों बीपीएससी एडुटेरिया मॉक टेस्ट ये पार्ट 1 है, जिसमें 1 से लेके 75 क्वेश्चन डिस्कस करवाया गया है। अब अगले पार्ट में 75 से लेके 150 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर वीडियो का ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमसे हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।